आज मैं आपको ऑगस्ट कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद, सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में देखिए। जो समाजशास्त्र विषय आप लोगों ने लिया है और जिस समाजशास्त्र की हम बात कर रहे हैं, इस समाजशास्त्र के जनक हैं ऑगस्ट कॉम्टे। एक सब्जेक्ट के रूप में थोड़ा इसलिए बता रही हूँ, मुझे कुछ ऐसी पृष्ठभूमि के तुम लोगों के बीच में से बचे हैं जो बीकॉम एमकॉम से भी, बीकॉम से बीएससी से आए हैं। तो ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके पीछे एक रीजन है, वो थोड़ी मैं शेयर करूंगी। शुरू में 18 से पहले बहुत सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, इन सब को हम विषय के रूप में पढ़ते थे। वनस्पति में हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे फूल पत्तियों का अध्ययन। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान में भौतिक पदार्थों का, रसायन शास्त्र में रसायनों का विश्लेषण करते हैं। तो कॉम्टे और इनके गुरु थे सेंट साइमन। ऑगस्ट कॉम्टे और इनके गुरु थे सेंट साइमन। ये दोनों एक बार डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन करते करते इन्होंने कहा कि हम सब चीज का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम मानव होने के नाते ह्यूमन बिहेवियर और मानव समाज में क्या घटित हो रहा है, इसका कोई विषय नहीं है, जबकि ये तो ज्वलंत मुद्दा है और इसका अध्ययन होना चाहिए। तब इन्होंने, सेंट साइमन ने और ऑगस्ट कॉम्टे ने मिलकर एक ऐसे लिखा था, अभी लिखना मत, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, द प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। इस टॉपिक से इन्होंने एक ऐसे लिखा, एक शोध पत्र लिखा। उसमें इन्होंने बोला कि जिस प्रकार सब चीजों का अध्ययन होता है, सब विषयों का अध्ययन होता है, समाज का भी अध्ययन होना चाहिए। हमें समाज को भी पता होना चाहिए कि सोसाइटी में हम जानते हैं फैमिली किसे कहते हैं, कास्ट किसे कहते हैं, लेकिन वास्तव में इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, इनका फ्यूचर क्या है, और हमें इन्हें समाज के सदस्य होने के नाते क्यों ग्रहण करते हैं, इनका भी ह्यूमन रिलेशन का, मानवीय संबंधों का भी अध्ययन होना चाहिए। इसलिए ऑगस्ट कॉम्टे और सेंट साइमन से प्रभावित होकर कॉम्टे ने सबसे पहले समाजशास्त्र की नींव रखी। समाजशास्त्र को समाजशास्त्र कहने से पहले इन्होंने इसका नाम लिखा सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स। समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम देने से पहले कॉम्टे ने इसे बोला सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणवश इन्होंने समाजशास्त्र को नाम दिया समाजशास्त्र। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, समाजशास्त्र। ये जो समाजशास्त्र है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र। इंग्लिश में सोसाइटी प्लस लोगस, ग्रीक भाषा की शब्द लोगस से शास्त्र कहते हैं लॉजिकल। समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाला विषय बन गया समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का अर्थ हुआ समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, ठीक है। और ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म 1798, ये क्वेश्चन बच्चों मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम में मैं तुम्हें कुछ कंपटीशन के लिए प्रेशराइज करूंगी कि एग्जाम दो, जिसमें से एक है यूजीसी नेट का। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म हुआ था फ्रांस में 1798 में। कॉम्टे का पूरा नाम था ऑगस्ट मेरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर कॉन्ट। मेरे नोट्स हैं वो दे दूंगी, लिख लेना। ऑगस्ट मेरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर कॉन्ट इनका पूरा नाम था, और इन्होंने समाजशास्त्र को समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में सबसे पहले हम लोगों से परिचित कराया। अब आती है इनकी पॉजिटिविज्म थ्योरी, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद की अगर हम बात करें, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब, प्रत्यक्षवाद का इंग्लिश में मीनिंग होता है सीन थ्रू। नीचे की तरफ देखना। प्रत्यक्षवाद अगर हम देखें, सीन थ्रू मतलब नीचे की तरफ देखना। कहने का मतलब प्रत्यक्षवाद का अर्थ खास तौर पर वैज्ञानिक है। इसमें हमें जिस चीज का अध्ययन करना होता है उसको पूरे प्रत्यक्षवाद मतलब पूरे तरीके से पहले देखा जाता है, तब किसी चीज को हम प्रमाणिक ठहरा सकते हैं। इस प्रत्यक्षवाद को पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी प्रत्यक्षवाद से रिलेटेड। बहुत सारी घटनाएं होती हैं,
ठीक है, घटनाएं बहुत सारी होती हैं। कुछ हमारे देखते देखते आंखों के सामने हो जाती है, कुछ हम टीवी पे देखते हैं, कहीं भूकंप आया, कहीं बादल फटा, हुआ है। कुछ ऐसी ट्रेजेडी तुम लोगों की आंखों के सामने हुई है कभी? कुछ ऐसी मिसहैपनिंग तुम्हें लगता हो वो घटना जो उस दिन मेरे सामने हुई थी, कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है तुम्हारे सामने कभी? नहीं हुई। एक्सीडेंटल भी हो सकता है ना, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ ऐसा ना भूलने वाला, अरे मेरे देखते देखते वो बस पलट गई और नीचे गिर गई, बड़ा भयानक था, ऐसा हैपनिंग नहीं होती। तो जो घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटित होती हैं और उनको हम दूसरे को बता सकते हैं कि वो मेरे सामने हुई, या केदारनाथ डिजास्टर 2013 में जब आई उस समय मैं केदारनाथ में ही मौजूद थी, तो मैं उसका वर्णन बहुत अच्छे से कर सकती हूँ क्योंकि मैं वहां मौजूद थी। तो प्रत्यक्षवाद सीन थ्रू कहते हैं, जब हमारे सामने प्रत्यक्षवाद मतलब जो घटना जिस रूप में घटित होती है ठीक उसी रूप में उसका विवरण कर देना, वर्णन कर देना, उसे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का संबंध होता है वैज्ञानिक प्रणाली से। प्रत्यक्षवाद जो घटना हमारे सामने घटित हुई है ठीक उसको वर्णन कर देना। और इसका अर्थ क्या बताया है इन्होंने? वैज्ञानिक। इन्होंने कहा ये एक वैज्ञानिक प्रणाली है। कॉम्टे ने क्या बोला है? प्रत्यक्षवाद क्या है? वैज्ञानिक प्रणाली। कॉम्टे कहते हैं प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं विज्ञान की विधियों का इसमें सहारा लिया जाता है। और वो विज्ञान की विधियां हैं निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। प्रत्यक्षवाद का जब आप अपना क्वेश्चन करेंगे तो इन सब चीजों को याद रखना। किसको? निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को हम तभी वैज्ञानिक कह सकते हैं जब हम उसको निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली, निरीक्षण परीक्षण कहते हैं कि हमारी जो समाज है, सोसाइटी है, इसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी जैसे प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं, आंधी आना, तूफान आना, बिजली कड़कना, दिन या रात को होना, ये सब आकस्मिक नहीं होती। ये तो प्रकृति के नियमों के द्वारा वास्तविक घटनाएं हैं। ये कोई आकस्मिक होती है दिन और रात का होना? ये तो नेचुरल सी है। प्राकृतिक वो कहते हैं जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं होती, वो क्या होता है? प्रकृति के कुछ नियमों द्वारा होती है। जैसे दिन होना तो रात होना, फिर सर्दी का मौसम आ जाना, गर्मी का मौसम आ जाना, बरसात का मौसम आ जाना, ये क्या है? घटनाएं। ये आकस्मिक नहीं है, प्रकृति के नियमों द्वारा होती है। इस प्रकार हमारे समाज में, हमारा जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे विभाग, बहुत सारे नियम जो होते हैं वो आकस्मिक नहीं होते, वो उसमें समाज के द्वारा, समाज के नियमों द्वारा वो संपादित होते हैं। उसमें क्या होता है? देखिए, ह्यूमन नेचर की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक सा है, हमारा व्यवहार बदलता है। जब हम खुश होते हैं हमारे चेहरे पे रौनक रहती है, जब हमें कोई दुख की घटना परिचित होती है तो हम उदास रहते हैं, मन नहीं लगता। ये तो स्वाभाविक है ना, हमें पता है। तो कहीं ना कहीं ये सब घटनाएं भी जो होती हैं मानवीय व्यवहार की, मानवीय संबंधों की, ये भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के नियमों द्वारा संपादित होती हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। निरीक्षण परीक्षण, वो कहते हैं निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं संभव है, समाज का भी अध्ययन संभव है। क्योंकि समाज भी जो है वो विज्ञान की विधियों का उसमें सहारा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने जहर खाया, जहर पता है तुम सबको, पॉइजन। एक व्यक्ति ने पॉइजन लिया और उस व्यक्ति ने उस पॉइजन को खा लिया। ध्यान से समझना मेरी बात, इसको पॉजिटिव, इसको तुम्हें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रही हूँ। एक व्यक्ति ने जहर लिया, उस व्यक्ति ने जहर खाया और वो मर गया। कॉम्टे कहते हैं उसकी एक धर्मवादी और तत्ववादी
प्रत्यक्षवादी का समय आ गया था, इसका पृथ्वी पे इतना ही समय लिखा हुआ था, इसका जाने का टाइम आ गया था और ये चला गया। ध्यान से समझना मेरी बात। इस और जो एक बात और ध्यान से मैं बताऊंगी, जो भी बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, यही इसका आंसर है काउंटे के प्रत्यक्षवाद का। इनको आप अपने एग्जाम में अपने आंसर में बखूबी लिख सकते हैं। कि अभी मैं बता रही थी कि एक व्यक्ति ने जहर खाया और वो मर गया। उसकी अब उस मरे व्यक्ति की व्याख्या इन तीनों के दृष्टिकोण से देखें। किससे? एक धर्मवादी कहेगा प्रभु की ऐसी इच्छा थी, इसका पृथ्वी पे समय इतना ही लिखा था, उठा लिया प्रभु ने, चला गया बेचारा छोड़कर। ठीक है। तत्ववादी क्या कहेगा? तत्ववादी कहेगा कि मिलन और बिछोह ये सृष्टि का नियम है। जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। देखो ध्यान से समझना मैटर। तत्ववादी जो पदार्थों में विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं दार्शनिक होते हैं, तो उसने तत्ववादी ने क्या कहा कि मिलन और बिछोह जो है वो सृष्टि का नियम है। तो इसका जन्म हुआ था और हर व्यक्ति का जिसका जन्म होता है वो कभी ना कभी इस पृथ्वी को छोड़कर अवश्य जाता है, क्योंकि मिलन और बिछोह ये सृष्टि का नियम है, चक्र चलता रहता है। इसका समय आना था और ये चला गया। अब एक प्रत्यक्षवादी मतलब पॉजिटिविज्म की अगर हम बात करें, खासतौर पे एक डॉक्टर पेशेंट को जब तक उसे देखेगा, निरीक्षण करेगा उसका कि क्या हुआ, इसने जहर खाया, तो उसको पोस्टमार्टम जानते हो ना तुम लोग, उसमें क्या चीज को ज्ञात किया जाता है पता है तुम्हें? मृत्यु किस कारण से हुई, किस अंग को प्रभावित करने से हुई और क्या क्या फैक्टर से जो व्यक्ति मृत हो गया। कहने का मतलब एक डॉक्टर या प्रत्यक्षवादी व्यक्ति पहले व्यक्ति का निरीक्षण करेगा कि उसने जहर कब खाया, फिर वो उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब व्यक्ति मृत हो ही जाता है तो सबसे पहले वो निरीक्षण करेगा कि कौन सा जहर था, फिर परीक्षण करेगा कि कौन कौन से अंगों तक वो पहुंचा, कि व्यक्ति के आमाशय में या लीवर तक वो जहर पहुंच गया था, जिसके कारण हार्ट बीट चलनी बंद हो गई, व्यक्ति के मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया और अंततः व्यक्ति मर गया। तो ये उसने निरीक्षण किया, परीक्षण किया। प्रयोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट को। कई बार वो सैंपल्स लेते हैं और उन सैंपल को लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है कि कौन सा पॉइजन था, इस पॉइजन की वजह से किस तंत्रिका तंत्र पे। देखो जहर भी कई प्रकार के होते हैं। सांप का विष होता है। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की जब उस व्यक्ति ने जहर खा लिया, जब वो डॉक्टर के पास गया, जब उसने पूरा डिफाइन कर दिया, क्या निरीक्षण किया, परीक्षण किया, प्रयोग किया और फिर वर्गीकरण कहते हैं क्लासिफिकेशन को, कि व्यक्ति ने जहर खाया था, जहर खाने का उसकी व्यक्ति की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि हमेशा हर जहर खाए व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, कुछ को बचा भी तो लिया जाता है। इस व्यक्ति का जहर खाने का समय ऐसा था कि जहर जब तक ये डॉक्टर के पास आया, जहर इसके अन्य अंगों तक पहुंच चुका था, जिसने तंत्रिका तंत्र को प्रभावित किया, हार्ट को प्रभावित किया और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसे कहते हैं वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन करना। तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, इनकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा सब कुछ समझना और ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। फिर से रिपीट कर रही हूं, ऑगस्ट काउंटे कहते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, इनकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा समझना, किसी भी घटना को, किसी भी चीज को समझना और ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। यह है ऑगस्ट काउंटे का प्रत्यक्षवाद। अब इन्होंने प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताएं समझाएंगे, फिर आएंगे प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं। यह वैज्ञानिक कार्य प्रणाली पर आधारित होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया ना, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। सब लोग मिलकर बोलेंगे, निरीक्षण, कोऑर्डिनेशन नहीं था, दोबारा से, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। वैज्ञानिक कार्य प्रणाली कहा जाता है कि जब हम निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, इनकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा जब हम किसी चीज को ज्ञान अर्जित करना, मतलब समझना, किसी चीज को समझना, वो प्रत्यक्षवाद है। तथ्यों पर आधारित। देखो तथ्य जो होते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्ट। हम कहते हैं ना सच्ची बताए, इसके पीछे फैक्ट क्या था, है ना? फैक्ट कहते हैं फैक्ट, तथ्य, वास्तविक, सच्चाई। तो
जो वैज्ञानिक हमारा प्रत्यक्षवाद है वो तथ्यों पर आधारित होता है, यानी वो फैक्ट बेस होता है। वास्तविक घटना के पीछे निहित कारण है। हम कहने लगे जो केदारनाथ त्रासदी आई थी वो इसलिए आई थी कि वहां पे 1 लाख व्यक्ति पहुंच गए थे, या तो वहां इसलिए आई थी लोग है ना घूमने के लिए आ गए थे, मन में श्रद्धा तो थी नहीं, तो भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने अपना प्रचंड रूप धारण करके अपने प्रकोप को आपदा के रूप में कर दिया। कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फैक्ट क्या था? फैक्ट उसके पीछे था, हाँ वाकई में जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, ऊंचाई पे पेड़ पौधे लुप्त हो जाते हैं। साइंटिफिक लॉजिक है, साइंटिफिक रीजन है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, ठीक है। जब इस कमरे में तुम 20-25 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हो, यदि मैं 500 व्यक्ति को इस कमरे में घुसा दूं तो क्या होगा? दम घुटना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगी, हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। ठीक इसी प्रकार केदारनाथ में हुआ कि वहां कार्बन डाइऑक्साइड का बवंडर एक बना, बादल बना, और क्लाउड इतना ज्यादा घना था कि वो चौराबड़ी ताल जो गांधी सरोवर था उसके ऊपर जाके वहां क्लाउड ब्रस्ट हुआ, बहुत ज्यादा पानी आया, उसने उस ताल को भी तोड़ दिया। तो उसने अपने रास्ते में आने वाले सब चीजों को विनष्ट कर दिया। कहने का मतलब तथ्यों पर आधारित कि प्रत्यक्षवाद जो होता है वो फैक्ट बेस होता है कि जब तक तथ्यों को ना जान ले हम प्रत्यक्षवाद को नहीं पहचान पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें प्रत्यक्ष न होने वाली घटनाओं से असंबंधित। प्रत्यक्ष का बात का संबंध केवल प्रत्यक्षवादी तथ्य और प्रत्यक्षवादी घटनाएं ही होती हैं। ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं जो प्रत्यक्षवादी नहीं है उन्हें हम प्रत्यक्ष आधार पर उसके प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट है इसमें तार्किक ज्ञान पे आधारित। तार्किक बोलते हैं इंग्लिश में लॉजिक, कहते हैं ना इसके पीछे लॉजिक तो होगा कुछ। जैसे मैंने अभी तुम्हें केदारनाथ का बताया, केदारनाथ के पीछे एक लॉजिक था कि वहां पर इस कारण से ये साइंटिफिक रीजन से घटनाएं हुई, ना कि देवीय प्रकोप, धारी देवी रुष्ट हो गई, केदार बाबा रुष्ट हो गए। ये सब हम पीछे सोच सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल होता है जिसे हम साइंस के रूप में, जिसे हम प्रमाणित कर सके, जो इसकी हम व्याख्या कर सके, उसे हम कहते हैं लॉजिक। तो ये है तार्किक ज्ञान पर आधारित क्या? प्रत्यक्षवाद। और एक है लास्ट इसमें मानवीय धार्मिक दृष्टिकोण। कहीं ना कहीं ऑगस्ट कॉम्टे ने अंत में आकर उसको धर्म से जोड़ा, प्रत्यक्षवाद को, और वो कौन से धर्म से जोड़ा? मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय धर्म से। वो उन्होंने इसलिए कहा कि क्योंकि हम देखिए व्यक्ति आज जो हम हैं, हम कहीं ना कहीं धर्म और विज्ञान का समन्वय है, और ये इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। क्यों नहीं नकार सकते हैं? हम देखो विज्ञान पे भरोसा करते हैं, वैज्ञानिक आविष्कारों को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम धर्म को भी मानते हैं। लेते हैं दूसरे डॉक्टर से, अगर दूसरे डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ कराना है, फिर तो बस समझो कराना ही है। दूसरा हमारा मन, जब हमने अपने पेशेंट को भेज दिया तो हम अपने अपने प्रभु को भी याद करते हैं, भगवान तो देख लेना करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विज्ञान और धर्म दोनों का समन्वय है। इसलिए कॉम्टे कहता है कि जो प्रत्यक्षवाद है कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक दृष्टिकोण भी उजागर होता है। ये है ऑगस्ट कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत।